आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संकट की जो ना हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसा संकट है जो भारत में हर रोज की जिंदगी को छू रहा है, खासकर गांवों के चूल्हों को। देखिए, ये सिर्फ एक गैस सिलेंडर की कमी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की जो इसकी सबसे भारी, सबसे असली कीमत चुका रहे हैं। ये शब्द पंजाब के 66 साल के भूषण कुमार मित्तल के लिए कहे गए थे। सोचिए, एक गैस सिलेंडर के लिए घंटों लंबी लाइन, और वही लाइन उनकी आखिरी लाइन बन गई। और जानते हैं, ये कोई एक अकेली दुखद घटना नहीं है, बल्कि ये उस बड़े संकट का चेहरा है जिसने आज पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। सिर्फ 18 दिन। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरे देश के पास पूरी सप्लाई चेन में सिर्फ 18 दिनों की एलपीजी सप्लाई बची है। सिर्फ 18 दिन। ये आंकड़ा ना हमें बताता है कि हम एक नेशनल इमरजेंसी के कितने कितने करीब खड़े हैं। मतलब एक छोटी सी चूक और लाखों जिंदगियों पर इसका असर पड़ सकता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। भूषण कुमार मित्तल जी की कहानी तो बस एक शुरुआत थी। अब देखते हैं कि ये संकट कैसे पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल बना रहा है। ये जो तस्वीरें और खबरें हैं ना, ये देश के अलग अलग कोनों से आ रही हैं। गोरखपुर, पुणे, नोएडा, दिल्ली, हर जगह लोग एक सिलेंडर के लिए सुबह से शाम तक लाइनों में लगे हैं। आप उस हताशा को महसूस कर सकते हैं। लखनऊ में एक आदमी को अपना विरोध जताने के लिए चलते ट्रक के आगे लेटना पड़ गया। और ये सिर्फ एक असुविधा की बात नहीं रही, अब ये जानलेवा साबित हो रहा है। फर्रुखाबाद में 75 साल के मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। लाइन में ही उनकी जान चली गई। ये एक पूरे देश की हताशा का मंजर है। और देखिए, इसका असर सिर्फ घरों के चूल्हों तक ही नहीं रुका है। जरा उन छोटे छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों के बारे में सोचिए। बेंगलोर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद होने पर मजबूर हो गए हैं। मतलब ये अब एक आर्थिक संकट का भी रूप लेता जा रहा है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे उलझे हुए हिस्से पर। एक तरफ है जमीनी हकीकत और दूसरी तरफ है सरकार के बयान। देखते हैं। ये बयान है 12 मार्च का, जब देश भर में लोग लाइनों में खड़े थे। उस वक्त पेट्रोलियम मंत्री संसद में ये आश्वासन दे रहे थे। उनका कहना था कि कोई कमी है ही नहीं और जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ पैनिक बाइंग और जमाखोरी की वजह से है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई कमी नहीं है तो फिर जमीनी हकीकत कुछ और क्यों कह रही है? देखिए, जो सिलेंडर सरकारी दाम पर करीब 900 रुपए का मिलना चाहिए, वो दिल्ली की ब्लैक मार्केट में 2000 से 3000 रुपए में बिक रहा है। और दूसरे शहरों में तो ये कीमत 6000 रुपए तक पहुंच गई है। मतलब 6 गुना ज्यादा कीमत। ये तो साफ साफ एक बड़ी कमी का ही संकेत है ना? और यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई कमी है ही नहीं तो फिर ये इमरजेंसी जैसे उपाय क्यों लागू किए जा रहे हैं? अगर सब ठीक है तो सरकार ऐसे कदम क्यों उठा रही है जो किसी बड़े संकट की तरफ इशारा करते हैं? चलिए इन कदमों पर एक नज़र डालते हैं। पहले तो घरेलू सिलेंडर की कीमतें 60 रुपये बढ़ा दी गईं। फिर कमर्शियल सप्लाई को घटाकर ज़रूरत का सिर्फ 20% कर दिया गया। सिलेंडर बुक करने का गैप शहरों में 25 दिन और गाँव में 45 दिन कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब रेस्टोरेंट को वापस कोयला और केरोसिन जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। ये सारे फैसले सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि देश में गैस की भारी किल्लत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संकट शुरू हुआ तो हुआ कैसे? चलिए अब उस जियोपॉलिटिकल वजह को समझते हैं जिसने इस पूरी आग को भड़काया। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत अपनी ज़रूरत की 60% एलपीजी बाहर से इंपोर्ट करता है। मतलब हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं और इसीलिए दुनिया में होने वाली कोई भी बड़ी घटना हमें सीधे सीधे प्रभावित करती है। और अब ये समझिए कि इस 60% इंपोर्ट का भी 90% हिस्सा सिर्फ एक ही जगह से होकर गुजरता है। एक 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो जाहिर है, जब हाल के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने इसे बंद किया तो एक तरह से भारत की सप्लाई लाइन का गला ही घोंट दिया गया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये संकट अचानक से आ गया या फिर कैसे टाला जा सकता था? कई एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि ये एक ऐसा संकट था जिसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। इस टाइमलाइन को देखिए। जनवरी 2026 से ही जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे रहे थे कि अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है और ये स्ट्रेट बंद हो सकता है। लेकिन युद्ध से पहले न तो कोई दूसरे सप्लाई रूट खोजे गए और न ही एक्स्ट्रा स्टॉक जमा किया गया। और जब अटैक हो गया उसके बाद भी पब्लिक एक्शन लेने में पूरा 1 हफ्ता निकल गया। और
इससे भी ज्यादा चिंता की बात जानते क्या है? भारत के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व मतलब इमरजेंसी के लिए जो स्टॉक होता है वो 48 घंटे से भी कम का है। सोचकर देखिए, 140 करोड़ लोगों के देश के पास सिर्फ 2 दिन से भी कम का बफर स्टॉक, ये कितना खतरनाक है। तो कुल मिलाकर आरोप यही लग रहे हैं कि एक तो एलपीजी इंपोर्ट के लिए दूसरे रास्तों पर काम नहीं किया गया, दूसरा इमरजेंसी के लिए जरूरी स्टॉक नहीं बनाया गया, तीसरा जब संकट आ ही गया तो एक्शन लेने में देरी हुई, और चौथा आरोप ये भी है कि जनता को कमी की गंभीरता के बारे में सही जानकारी देने की बजाय गुमराह किया गया। तो अब सवाल है कि आगे क्या? ये संकट खत्म कब होगा? और इस बीच एक आम इंसान क्या कर सकता है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, रास्ते तो कई हैं, लेकिन कोई भी आसान नहीं है। अगर जल्दी सीज़फायर हो जाए तो इसकी संभावना कम है। नए सप्लाई रूट से जो गैस आ भी रही है वो ज़रूरत के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। अब ये स्ट्रेट मिलिट्री एक्शन से खुलेगा या डिप्लोमेसी से, ये कोई नहीं कह सकता। और एक-एक शिप के लिए अलग से डील करना तो बहुत ही धीमा और अनिश्चित काम है। तो इसका मतलब साफ है, जो असली अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि इस संकट से राहत मिलने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लगेंगे। जी हाँ, ये एक लंबा इंतजार होने वाला है। तो इस लंबे इंतजार के दौरान क्या किया जा सकता है? खैर, कुछ चीज़ें हैं। अगर घर में बिजली अच्छी आती है तो इंडक्शन पर स्विच करना एक ऑप्शन है। जिन इलाकों में पाइप्ड गैस यानी पीएनजी की सुविधा है वहां उसके लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। और हाँ, ब्लैक मार्केटिंग की रिपोर्ट जरूर करें। सबसे जरूरी बात, पैनिक होकर सिलेंडर जमा न करें, इससे सबकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लेकिन ये सब बातें तो ठीक हैं, पर यह सवाल हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। उन लाखों करोड़ों लोगों का क्या, खासकर ग्रामीण भारत में रहने वालों का, जिनके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ना भरोसेमंद बिजली, ना पाइप्ड गैस का कनेक्शन और न ही इंडक्शन खरीदने के पैसे। और यहीं पर इस संकट की सबसे असली और सबसे दुखद कहानी छिपी है। ये कहानी है धुएं की तरफ वापसी की। सोचिए, सालों की मेहनत के बाद जिन ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के जहरीले धुएं से आज़ादी मिली थी, आज वो वापस उसी पर खाना पकाने के लिए मजबूर हैं। वो और उनके बच्चे इस संकट की सबसे बड़ी और सबसे असल कीमत चुका रहे हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी थी कि देश ऐसे किसी संकट के लिए तैयार रहें, वो शायद वक्त रहते नहीं जागे।